नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुमेरु वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 47th G7 समिट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है सुमेरु वॉल्केनो ऑफ इंडोनेशिया से रिलेटेड। वाई दिस वॉल्केनो इज इन न्यूज? बिकॉज देयर हैज बीन अ रिसेंट इरप्शन इन दिस वॉल्केनो। ठीक है, सुमेरु वॉल्केनो कहाँ पर सिचुएटेड है तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये इंडोनेशिया की जावा आइलैंड का एक पार्ट है। जावा आइलैंड पर ईस्टर्न प्रोविंस में लोकेटेड है। ठीक है, इंडोनेशिया के रिसेंटली बहुत सारे वॉल्केनोज में इरप्शन देखने को मिला है। इनमें से कुछ वॉल्केनोज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक था मेरापी वॉल्केनो, सीनाबंग वॉल्केनो। ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है सीनाबंग? तो ये सुमात्रन आइलैंड में लोकेटेड है। ये भी इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। ठीक है, और जावा आइलैंड में है आपका मेरापी वॉल्केनो। ठीक है, तीनों की लोकेशन याद रखिएगा। तीनों जो वॉल्केनो है रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, सुमेरु ये भी इंडोनेशिया में है, जावा आइलैंड पर है। मेरापी ये भी जावा आइलैंड पर है। सीनाबंग कहाँ पर है? सुमात्रा में। ठीक है, चलिए इसके बाद सुमेरु वॉल्केनो के बारे में डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इसे द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लास्ट ये कब इरप्ट हुआ था? तो दिसंबर 2019 में इसमें इरप्शन देखने को मिला था और मोस्ट रिसेंटली 2021 में देखने को मिला है। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इंडोनेशिया के पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। इसके पीछे एक रीज़न भी है कि क्यों इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। देखिए, ये वर्ल्ड में ऐसे एरिया में लाई करता है जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर काउंट किया जाता है। यानी कि इस एरिया में, इंडोनेशिया कंट्री में सबसे ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं और सबसे ज़्यादा प्रोन होता है सिस्मिक एक्टिविटीज़ के लिए। सिस्मिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के बारे में आपको जानकारी होगी, आपने बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए इस पॉइंट को समझने के लिए। जो प्लेट्स होती हैं उनका मूवमेंट जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सुमेरु वॉल्केनो जो है ये आइलैंड आर्क्स का पार्ट है जिसका फॉर्मेशन हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सबडक्शन के बाद। ठीक है, दो प्लेट्स थी यहाँ पर, दोनों प्लेट्स आपस में टकराई। एक प्लेट का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी का नाम था सुंडा प्लेट। ठीक है, इन दोनों में से हैवी प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसीलिए इस प्लेट का सबडक्शन हुआ और आपके सुमेरु वॉल्केनोज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहां पर एक बहुत फेमस जावा ट्रेंच भी पाई जाती है। ऑलराइट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो पूरा रेड रेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इन एरियाज में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हमें देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ भी हमें इन्हीं रीजन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, आइलैंड आर्क्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, आइलैंड आर्क्स तब बनते हैं जब दो ओशनिक प्लेट का क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, जब भी दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराएंगी क्या होगा? एक प्लेट जो कि डेंस होगी उसका सबडक्शन होगा। ठीक है, वो नीचे पहुंचेगी, नीचे मैग्मा में पहुंच के क्या हो जाएगी? उसका मेल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग होने के कारण वो लाइट वेट होगी और दोबारा से ऊपर उठेगी। दोबारा से ऊपर उठेगी तो वॉल्केनिक आइलैंड्स के फॉर्म में बाहर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके वॉल्केनिक आर्क्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन्हीं के आसपास हमें डीप सी ट्रेंचेस भी देखने को मिलती हैं और एक बहुत फेमस ट्रेंच है जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट नोन ट्रेंच है। ऑलराइट, ठीक है, कुछ प्राइम एग्जांपल्स अगर हम ओशनिक आइलैंड्स की बात करें, ओशनिक कन्वर्जेंस के कारण जिन आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, तो एक है आपके एलुशियन अलास्का आर्क, ये आपको यूएसए में देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा है कुर्गिल कामचटका आर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है 47th G7 समिट से। रिसेंटली क्या हुआ है? यूनाइटेड किंगडम्स हैज़ इनवाइटेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज अ गेस्ट टू अटेंड 47th G7 समिट। ठीक है, कब होने वाली है G7 समिट? तो जून 2021 में होने वाली है। G7 का मतलब क्या है? यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन्स। ये 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी वर्ल्ड के 7 सबसे डेवलप कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। और रिसेंटली इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है 2021 में। 2022 में इसकी मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी, पैंडमिक के चलते इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में ऑर्गेनाइज होने वाली है। जो मीटिंग होने वाली है ये 47th है और इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो इसका मेंबर उसने इंडिया को इनवाइट किया है। और अलग कौन कौन सी गेस्ट कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा इसमें? ऑस्ट्रेलिया होने वाला है, साउथ कोरिया होने वाला है, ये सारी कंट्रीज इसमें गेस्ट कंट्रीज़ के तौर पर आएंगी। ठीक है, देखिए यूके और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। यूके ने पहले भी इंडिया को G7 समिट के लिए इनवाइट किया है 2005 में भी। ठीक है, यूके पहली ऐसी कंट्री है G7 मेंबर्स में से या फिर परमानेंट 5 मेंबर्स में से जिसने इंडिया को सबसे पहले रिकमेंड किया था फॉर परमानेंट स्टेटस इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं कि इस बार जो सबमिट होने वाली है 2021 में, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो देखिए इस बार हम क्या कोशिश करने वाले हैं, बिल्ड बैक बेटर। कोविड के कारण जितने परेशान हुई है पूरी दुनिया, अब हमें क्या करना है, इसको बिल्ड बैक और दोबारा बनाना है, बेटर बनाना है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि इस बार हम जिस वर्ल्ड की क्रिएशन करेंगे वो मोर ग्रीनियर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक मौका मिला है 2020 में ये सोचने का कि हमने क्या से क्या कर दिया है इस अर्थ को। ठीक है, तो अब हमें जो इस अर्थ का फॉर्मेशन करना है वो मोर ग्रीनर होनी चाहिए और मोर प्रोस्परस फ्यूचर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, G7 के बारे में। तो इसको बनाया गया था 1975 में। ठीक है, मकसद क्या था इस ब्लॉक को बनाने का, यहाँ इस ग्रुप के लोग चाहते थे कि वो हर साल मिलें और कॉमन इश्यूज़ के ऊपर उनका डिस्कशन हो, सच एज ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़, एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड ये लोग यहाँ पर आकर डिस्कशन करें। ठीक है, इसका कोई एक फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसका कोई एक फॉर्मल हेडक्वार्टर लोकेटेड नहीं है। ठीक है, अगली चीज़, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या G7 के जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, दे आर नॉन लीगली बाइंडिंग। मेंबर्स हम देख चुके हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन, एक बार और देख लेते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA एंड कनाडा, ये इसके मेंबर्स हैं। पहले ये जो ग्रुप है वो G8 हुआ करता था, इसमें रशिया भी इसका पार्ट था। ठीक है ना, 1997 से लेके 2014 तक रशिया इसका पार्ट रहा। 2014 में क्या हुआ, रशिया ने क्या कर लिया, जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको एनेक्स कर लिया। ठीक है ना, यूक्रेन वाला जो पार्ट है, क्रीमियन आइलैंड है, आपको मैप में अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसको एनेक्स कर लिया। इसके कारण क्या हुआ, जो बाकी की कंट्रीज़ थी वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने इसे इस ग्रुप से निकाल दिया। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात, इसमें कौन कौन से अदर मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर एग्जांपल G7 के लोग तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, गैस कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, उसके अलावा यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स, IMF के मेंबर्स और यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स, उन्हें भी इनवाइट किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि G7 के द्वारा कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं रिसेंट टाइम में। देखिए अभी रिसेंटली क्या होता है ना, यहाँ पर G7 के मेंबर्स के बीच में ही बहुत सारा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अदर मेंबर्स का USA के साथ क्लैश होता रहता है इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, सच एज इम्पोर्ट और क्लाइमेट चेंज के एक्शन से रिलेटेड। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में क्या हुआ था, USA जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ गया था। ठीक है, USA जो है यूनेस्को से बाहर आ गया था। ठीक है ना, और अदर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को USA ने मारने से मना कर दिया था। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके कारण G7 के जो मेंबर्स हैं उनके आपस में ही कन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है ना, USA के साथ ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ G7 को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये क्या करता है, फॉर नॉट रिफ्लेक्टिंग द करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज़। ठीक है, ये करंट पॉलिटिक्स पर ध्यान नहीं देता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर ये लोग अपने आप में ही लगे रहते हैं। सच एज इस ग्रुप में कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है किसी भी अफ्रीकन कंट्री को या फिर किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री को या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में से कोई भी कंट्री को। इवन यहाँ पे एशिया में भी अगर देखें, जापान को छोड़ दें, ठीक है ना, अदर जो मेजर पावर्स हैं उन्हें भी इसमें
इंक्लूड नहीं किया गया है। एज सच इंडिया एंड ब्राज़ील दे आर आल्सो नॉट दी पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज, ठीक है। हालांकि G20 जब बनाया गया था 1999 में, तब उसमें ऐसा बोला गया था कि इसमें क्या करा जाएगा, ज़्यादातर कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, और किया भी गया था G20 में, ठीक है। इंडिया और G7 के रिलेशंस को हम स्टडी करते हैं। देखिए, इसके पहले भी जो 45th समिट ऑर्गेनाइज हुई थी फियरेट फ्रांस में, वहाँ पर भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया को एज अ गेस्ट बुलाया गया था वहाँ पर भी, ठीक है। 2022 में भी इंडिया 2020 में भी इंडिया को बुलाया गया था, किसके द्वारा, USA के द्वारा, ठीक है ना। बट वो जो है ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाया, ठीक है ना, वो वाला जो सेशन था इसका ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर अगेन इंडिया को 2021 में बुलाया गया है, ठीक है। इंडिया को रशिया के द्वारा भी G8 की जब समिट हुई थी तब बुलाया गया था, कब, 2005 से लेकर 2009 के बीच में रशिया इंडिया को वहाँ पर कंटिन्यूसली बुलाया करता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकता है इंडिया के लिए, इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि इंडिया यहाँ पर जाकर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को रेज कर सकता है, ठीक है ना, सच एज कश्मीर इश्यूज़ को, ठीक है ना, टेररिज्म के मुद्दे पर यहाँ पर जाके बात कर सकता है। इंडियाज़ रिलेशनशिप विद रशिया एंड ईरान कैन बी डिस्कस विद G7 मेंबर्स, यहाँ पर भी उनका डिस्कशन हो सकता है, ऑलराइट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। इंडिया को अगर अपना परमानेंट सीट का जो दावा है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो G7 का जो ग्रुप है इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं G7 का जो ग्रुप है इसमें कितने परमानेंट मेंबर्स हैं। फ्रांस भी परमानेंट मेंबर है, ठीक है ना, UK एंड USA, 3 परमानेंट मेंबर्स तो यहीं पर मौजूद हैं, ठीक है। चलिए, अब रही बात रशिया और चाइना की, तो उनके साथ इंडिया के रिलेशंस, रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, चाइना के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाएं। उसके बाद इंडिया के लिए और क्या बेनिफिट है, टेकिंग ऑन ग्लोबल स्टैंड। इंडिया के ऊपर आरोप यही लगता है हर बार कि इंडिया जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता है किसी इशू के ऊपर, सच एज क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और जो अदर इश्यूज़ रहते हैं उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग डिसीजन इंडिया नहीं ले पाता है। तो इंडिया यहाँ पर जाकर ये बात साबित कर सकता है कि इंडिया जो है वो केपेबल है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की, सच एज इंडिया यहाँ पर जाकर क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको काफ़ी अच्छी तरह से उठा सकता है, क्योंकि इंडिया ने पास्ट में भी ये सिग्नल्स दिए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के इशू पर पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। इस मुद्दे पर, क्लाइमेट चेंज के इशू पर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। ये बात इंडिया ने पहले भी साबित की है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने एस्टैब्लिश किया। ये सारी बातें बताती हैं कि इंडिया कितना सीरियसली लेता है इस इशू को, ठीक है। उसके बाद इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस होगा G7 के लिए, देखिए उल्टा चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम जब भी डिस्कस करेंगे तो हम इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे, G7 जो है इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है और इंडिया G7 के लिए क्यों बेनिफिशियल है। तो देखिए, इंडिया जो है इसलिए बेनिफिशियल है G7 के लिए, सबसे पहले तो पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकेंड नंबर की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि अगर इंडिया का पार्टिसिपेंट G7 में बढ़ता है, यानी कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन G7 में रिप्रेजेंट की जा सकती है। उसके साथ साथ इंडिया जो है, इंडिया के पास अभी प्रेसिडेंसी है किसकी, ब्रिक्स समिट की, ठीक है ना, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, ठीक है ना। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास कब आएगी, 2023 में। इंडिया विल प्ले अ की रोल ड्राइविंग इन मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन हेल्पिंग टू बिल्डिंग बैक बेटर अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया अभी क्या कर रहा है, अभी ड्राइविंग सीट पर है, ठीक है। इसलिए G7 जो है इंडिया के लिए, इंडिया जो है G7 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। कुछ 1-2 आर्टिकल आज रह गए हैं, वो हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो के लाइक्स जो हैं आज 70 पहुंचा दो। कल 70 लाइक्स हो नहीं पाए थे, ठीक है। आज भी टारगेट हमने 70 लाइक्स का रखा है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।